अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आपको प्रॉब्लम है कौन से वाले में? स्ट्रेट लाइन मैंने दिया था, स्ट्रेट लाइन मेथड से कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन इधर ही लिखा हुआ था ना, यहाँ पर कहाँ है? अच्छा सही है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये। 2 मिनट, ये सवाल ना, फजल एंड कंपनी सही। तो फैब 1 2015 को उन्होंने 2,07,000 रुपये का एसिड खरीदा, स्क्रैप वैल्यू 7,000 है, लाइफ 4 साल है, सम ऑफ द एडिटिव मेथड है। तो इसको इसी को स्ट्रेट लाइन से कर लो, सही है। तो आपने क्या किया, कौन से वाले फार्मूले से किया है? टोटल कॉस्ट वाले से। डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी? 2,07,000। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय लाइफ। लाइफ कितनी है? 4 साल। क्या हुआ, क्या रेट आया आपका? 0.4 रेट आ रहा था भाई। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय कितनी लाइफ है? 4। तो 3 पॉइंट आ रहा है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 100 से। ये सही किया है मैंने? तो आप लोगों ने किया है या नहीं किया? वो वाले फार्मूले से किया है, यानी आपने किया 1 डिवाइड बाय 4। क्या बोल रही हो बेटा, आपके पास 2 फार्मूला हैं। एक फार्मूला है 1 ओवर लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 बस, और दूसरा फार्मूला है डेप्रिशिएबल कॉस्ट 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय लाइफ। इसमें 1 ओवर 4 नहीं होगा, इसमें सिर्फ 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। लिख दिया जी भाई, देख लीजिएगा आप लाजमी। लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट थी, मैं एडिट नहीं कर सकूंगा, एडिट हो जाएगा, वो ज्यादा आ रहा है। 2 मिनट। सेकंड मेथड का फार्मूला यही था ना कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर दिखाएगा। डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय $8,28,000। हाँ, तो ये आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना, इस वजह से हो रही है। पहले आप इसको जो है ना उसमें करें कि आप करें इसको पहले 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आया? 8,28,000। सही है, ये डिनोमिनेटर आ गया। फिर आप 2 लाख को डिवाइड कर दें किससे? 8,28,000 से। ये रेट आ गया। हाँ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, रेट आ गया 24.15। इसमें क्या मसला है? मैं करवा दूं आपको, ये जान छूट जाएगी। चलो 24.15 आ गया ना रेट, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पर हमारी, हम टोटल कॉस्ट वाले मैं तो फार्मूले से कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये तो सम ऑफ द डिजिट का लिखा हुआ है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम कौन से फार्मूले, कौन से मेथड से कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। और फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट का फार्मूला क्या था? रेट इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये हमें लास्ट क्लास में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का दूसरा फार्मूला, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ
फिर जो आंसर आएगा ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग से। तो हमने क्या किया, फिर टोटल कॉस्ट लिखी, रेट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट सॉरी डेप्रिसिएबल कॉस्ट 2 लाख डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय लाइफ, कितनी है लाइफ 4, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा रेट क्या आ गया था 24.15%, यानी कि 116% हो जाएगा ये। चीज 1/लाइफ, 1/लाइफ। एक क्या हुआ बेटा, 2 लाख डेप्रिसिएबल कॉस्ट है ना यार, 2,60,000 टोटल कॉस्ट है, 7,000 वो है स्क्रैप वैल्यू लेस करके 2 लाख आएगी ना, सही है। ओके, तो 1/लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा रेट आ रहा है 25%। ये तो नियरली 25% ना, पूरा 25% थोड़ी, ये 25% थोड़ी, 24.16 है ना, वो पूरा 25% आ रहा है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे पूरा 25% आएगा। अब इसको मैं दोनों से करवा देता हूँ आप, सही है, फिर आपको मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, पहले टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट 2,07,000। अब पहले ईयर का डेप्रिसिएशन 4 साल लाइफ है, कब खरीदा है 2015 में, सही है। 2015 में आपने एसिड को परचेज किया, 15 का निकलेगा, 16 का भी निकलेगा, 4 साल हैं लेकिन 5 मरतबा निकालना पड़ेगा। क्यों, वजह पता है ना आपको, हमने फरवरी को खरीदा है तो उसका 1 महीना बच जाएगा, तो उसे एक महीने का डेप्रिसिएशन आप कब निकालेंगे, 5वें साल। ये हमारे पास ईयर बन गए। पहला डेप्रिसिएशन निकलेगा, टोटल कॉस्ट कितनी है 2,07,000 जी। बेटा आप लोग करवाएंगे, मैं एक चीज ही मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 24 बताओ ना भाई, मैं थोड़ी लिखूंगा, 24.16 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। जी भाई बताएं क्या आ रहा है, जी बेटा बताइए। कितना डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है, आप लोगों से बोला नहीं जा रहा है। हाँ 50,011 रुपए, सही है। तो यही हमारा एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, आपको कर लेना चाहिए था यार। अब टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड लेस कर लेंगे, हाँ 7 मंथ्स में कन्वर्ट भी करेंगे भाई इसको। तो इसको यहाँ लिखेंगे 7 मंथ्स नहीं, Feb 1 को खरीदा है, 11 मंथ्स है, सही है। तो 50011 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा आ गया, सही हो गया। दूसरे ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, उससे मंथ्स में कन्वर्जन नहीं होगी। तो कितना आ गया था ये 50011, यही आ जाएगा ना भाई। स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन सेम आता है, ये आपको मालूम है। अब इसमें इसको ऐड कर लेंगे, तो ये एक्यूमुलेटेड आ गया। और बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे क्या, एक्यूमुलेटेड, ये आ गया। अब अगले साल का भी ऐसे ही निकलेगा, अगले 2 सालों का ऐसे ही निकलेगा, और यही डेप्रिसिएशन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में सेम होता है। एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए आप इसमें ऐड कर लेंगे, एक्यूमुलेटेड आ गया। बुक वैल्यू निकालने के लिए भी देखें, आप चेक करें, मैंने सही निकाली है ये बुक वैल्यूज और एक्यूमुलेटेड, चेक इट। जी भाई कैलकुलेट करें, देखें ये तो सही है डेप्रिसिएशन, ये ऐड लेस करें ना, इसमें एक्यूमुलेटेड में ये वाला ऐड करें। सब लोग चेक कर लें, ताकि बाद में फिर आपके दिमाग में सवाल ना हो कि कैसे हुआ। आज हमारा आगे वाला ऑब्जेक्टिव है, जल्दी करो। आखिरी में सिर्फ 1 महीने का निकालना है आप। जी भाई 428 1 महीने का नहीं बेटा, दोबारा करें।
4168 आ रहा है, एक्यूमुलेटेड आ गया आपका, देखें 2 लाख आ गया पूरा, और रेट की वजह से 44 रुपए का फर्क है। तो आपका क्या एरर था बेटा? हाँ तो गलत किया ना आपने। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो कम से कम लें। जब पॉइंट में रेट आ रहा है तो पॉइंट के बाद कम से कम 2-3 डिजिट ले लिया करें। 4 ले लें तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। पहले मैंने आपको उधर बताया था मूविंग एवरेज में, पॉइंट में रेट हो तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लो, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं अपने पहले वाले मेथड से करूं, इसी को अगर मैं पहले वाले मेथड से करूं ना भाई, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा उसमें। स्ट्रेट लाइन का पहला वाला मेथड, फार्मूला विल चेंज। उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/लाइफ। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें तो हमें रेट ही यूज नहीं करना है ना। अगर आप रेट यूज भी करना चाहें तो इसके रेट का तरीका क्या होगा? इसका रेट ऐसे नहीं निकलता, इसका रेट निकलता है 1/लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका रेट होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप रेट यूज करें, आप यहां पर लाइफ की जगह पे क्या रख लें? रेट रख लें। लेकिन यहां पर रेट निकलेगा इस तरीके से जो मैंने अभी फार्मूला लिखा है। तो क्या रेट आएगा भाई? 1/लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या रेट आ गया? 25%। ये जो हमारे पास 25% रेट आया ना, यहाँ पर तरीका चेंज होगा। यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट पे रेट लगाया ना, अभी टोटल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, ये लगेगा 2,07,000 माइनस 7,000, इसका पहले माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 25%। जो आएगा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 50,000 पूरा आ रहा है। ये रेट की वजह से मसला हुआ था, इसका भी डेप्रिसिएशन वही आ रहा है, इसका भी 50,000 आ रहा था, इसका भी 50,000 ही आ रहा है। पॉइंट में रेट है ना, इस पर तो प्रॉब्लम है। मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12 जी क्या आ रही? 45,833 तकरीबन वही है। अब हर आने वाले साल का डेप्रिसिएशन 50,000 ही आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर 50,000 डेप्रिसिएशन लेके चले जाऊंगा। बस आखिरी ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा? ये 50,000 हो जाएगा। हर साल का डेप्रिसिएशन 50,000 ही आएगा ना। स्ट्रेट लाइन है, सेम डेप्रिसिएशन आता है। आखिरी वाले ईयर के अंदर आप जो है वो क्या करेंगे? 1 महीने का निकालेंगे। यहां पर क्या कर लोगे भाई? मल्टीप्लाई बाय 1, 1 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया ना, सही बराबर आ गई बिल्कुल वैल्यू। और डिमिनिशिंग से किया था, डिमिनिशिंग सही आ रहा है? किया था किसी ने? डिमिनिशिंग में आपके जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था उससे स्क्रैप वैल्यू बच गई होगी, पहले वाले से नहीं बची होगी, तो आपने खुद कर लिया होगा। सही है। और सम ऑफ द डिजिट से भी दिया था, वो किया, वो कर लीजिएगा आप लोग, आज शाम में कर लें लाजमी। ओके भाई, कर लें, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो, मैं करवा दूंगा क्लास में। प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठा करें। अगर आपने आधा सिलेबस पढ़ा है और सही से पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो पूरा पढ़ते हैं, लेकिन सही से पढ़ा है तो आपका पेपर पास हो जाएगा। आपने पूरा पढ़ा है, आता कुछ भी नहीं है उसमें से, सही पेपर तो पास नहीं होगा। चले आ जाए, मैंने आपको सारे मेथड्स तकरीबन बता दिए। स्ट्रेट लाइन के दोनों तरीके, डिमिनिशिंग के दोनों तरीके, सम ऑफ द डिजिट बता दिया। आवर्स मेथड किया, आवर्स मेथड किया, वो तो आसान है, रेट निकाल के जो आवर्स है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। यूनिट प्रोडक्शन मेथड भी आसान है, देख लीजिएगा। अभी आज इंशाल्लाह मैं भी अपलोड कर दूंगा, एडिट हो रही है वो, अभी अपलोड हो जाएगी शाम तक, 5 बजे हो जाएगी। आप लोग उसको लाजमी पढ़ लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने मेथड्स पे फोकस किया है, सारे मेथड्स पे। सारे मेथड ही कर रहे थे हमने लास्ट क्लास में। स्ट्रेट लाइन का एक मेथड पढ़ा हुआ था हमने, एक फार्मूला, उसके बाद वाले सारे फार्मूला उसमें हमने पढ़े हैं। आपको डाटा भी है मैंने उसमें माशाल्लाह मेरा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें हम कंप्लीट डेप्रिसिएशन का एक सवाल सॉल्व करेंगे। डिस्पोजल नहीं होगा इसमें, परचेज से लेकर डेप्रिसिएशन वगैरह तक का काम है इसमें।
और इसमें कॉस्ट भी निकालेंगे हम, कॉस्ट की इंट्रीज भी बनाएंगे, डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, डेप्रिसिएशन की इंट्रीज भी बनाएंगे, अकाउंट जो रेलेवेंट बनते हैं वो भी बनाएंगे, और बैलेंस शीट भी बनाएंगे पार्शियल। बाकी फिर इसके अंदर हर सवाल इसी तरीके से सॉल्व होगा, सिर्फ मेथड चेंज होगा। मतलब अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अगर मैं कहूँ कि भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करो तो सारा काम यही होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व करवा लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगले सवाल आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर कॉस्ट कंप्यूट नहीं हुई हुई है तो आपको एसिड की कॉस्ट कंप्यूट करनी है, और अगर कॉस्ट कंप्यूट हुई हुई है तो डायरेक्ट आप शेड्यूल बनाना शुरू कर देंगे डेप्रिसिएशन के। लेकिन कॉस्ट ही कंप्यूट नहीं हुई हुई और डेप्रिसिएशन के शेड्यूल बनाना शुरू नहीं करेंगे, पहले आप कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। ये जरा ख्याल रखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको करवाया था ना, इसमें देखो मैंने कॉस्ट दे दी थी आपको, जिसकी कॉस्ट 1,50,000 है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालना नहीं पड़ी। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 में सारे मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं कि भाई मशीन हमने एक्वायर की है Jan 1, 2007 को, और उसकी कॉस्ट कितनी है, लिस्ट प्राइस 3 लाख, कॉस्ट नहीं है, लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्रेडिट टर्म भी दी हुई है, और पेमेंट कब कर दी उन्होंने, January 1, इसको January 10 कर लेते हैं हम, इसको हम कर लेते हैं January 10। January 10 को पेमेंट होगी तो क्या डिस्काउंट अवेल हो गया? हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि आपको बताया था कि अगर पेमेंट जो है वो 10 दिन के अंदर हो जाए, 10वां दिन का पूरा होगा 11, क्योंकि 1 में हम ऐड करेंगे ना 10, तो 11 तारीख को 10 दिन पूरे होंगे, सेल डेट ऑफ सेल काउंट नहीं होती। 11 तारीख को भी पेमेंट होती तो डिस्काउंट अवेल हो जाता है, हमने 10 को ही पेमेंट कर दी है। इन एडिशन टू दिस इज पेड ट्रांसपोर्टेशन 5560, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एससीडी कॉस्ट में ऐड होगा। इंस्टॉलेशन 1000 है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एससीडी कॉस्ट में ऐड होगा। फाउंडेशन 840, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एससीडी कॉस्ट में ऐड होगा। इट इनकर्स रिपेयर एक्सपेंडिचर बिकॉज अ पार्ट ऑफ डैमेज मशीन गॉट डैमेज्ड एंड वाज रिप्लेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000, 1000 रुपये रिपेयरिंग पे लग गए, तो ये एससीडी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लाइफ दी हुई है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है कितनी, 2000, स्क्रैप वैल्यू में ही नहीं आता, स्क्रैप में ही भी लगा हुआ है। और कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लिए, और अकाउंटिंग पीरियड देखे नीचे कब ऐड होता है, कब क्या बताया इन्होंने, December 31। इसका मतलब है January 1 को खरीदा है, December 31 को अकाउंटिंग पीरियड ऐड हो रहा है, तो फिर आपको मंथ्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेप्रिसिएशन को। टोटल 6 चीजें करेंगे हम इस सवाल में। कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, 4 चीजें हो गई। अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बड़ी काम की चीज है। अब आने वाले हर क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई भी चीज तलब की जा सकती है। आने वाली चीज इस चैप्टर में आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें नई चीज तो आएगी, लेकिन इसमें कुछ भी पूछ लेगा वो, ये चीजें आएंगी लाजमी। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट क्लास में ही बोल दिया था मैंने। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। इसने बोला भी है रिक्वायर्ड में आप जाए, क्या मांगा है इसे, कॉस्ट निकालो। फिर क्या बोल रहे हैं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालो। कैसे निकलती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। फिर बोल रहे हैं पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन निकालो। फिर बोल रहे हैं मशीन की परचेज की एंट्रीज बनाओ, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री बनाओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाओ। फिर ये अकाउंट मांग रहा है लेजर, 3 लेजर बनते हैं इसमें, एसिड का अकाउंट, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट और उसका एक्यूमुलेटेड का, और बैलेंस शीट मांग रही है इसमें। बैलेंस शीट में हम बनाएंगे 2 बना लेंगे, इनको छोड़ दें, इन्होंने जो मांगी है। हम बना लेंगे किसकी, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बनाएंगे। हम बना लेंगे 8 की बना लेंगे, ये नहीं बनाएंगे, सही। हम बनाएंगे 2009 की एंड 2010, ये 2 बैलेंस शीट आपको बना के दिखा दूंगा। बना एक भी दूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात, लेकिन हम 2 बना लेंगे। आइए सबसे पहले मुझे कॉस्ट निकलवाइए आप। जी बेटा, रिक्वायर्ड नंबर 1, कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट। कैसे निकलती है भाई, क्या चाहिए होता है सबसे पहले, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हम देखेंगे जाके क्या दिया हुआ है इन्होंने, 3 लाख। 3 लाख रुपए आप लिस्ट प्राइस लिख देंगे। फिर इसमें से लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, अगर अवेलेबल हो तो, और इस सवाल में ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल है 10%। अब लेस कर लेंगे ट्रेड
डिस्काउंट 3 लाख का 10%। जी कितना निकला ये? 30,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आ गया है 2,70,000 माइनस करने के बाद इसका नालो क्या है? इनवॉइस प्राइस। इसे इनवॉइस प्राइस ही लिखेंगे अगर कैश डिस्काउंट हो। कैश डिस्काउंट ना हो तो इसे लिखेंगे नेट कैश प्राइस। आप देखें कैश डिस्काउंट है 210 नेट 30 दिया हुआ है, आप इसे लिख देंगे इनवॉइस प्राइस। लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। जो चीज भी आप पढ़ ले रहे हैं ना अकाउंटिंग में वो आगे हर जगह यूज होगी, आपको आनी चाहिए। 2,70,000 पर अप्लाई करेंगे 2%। मैंने बताया था इसके बारे में, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 करना। क्यों गलती कर सकता है स्टूडेंट? ये देखिए 2/10 लिखा हुआ है, ये 10 जो है ना ये तो दिन है, ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ना ये 2% है। परसेंट मतलब 100% होता है, 2%। 2% मतलब 100 आएगा इसमें, इसका 2% माइनस करना है आप जी। 5400 ये लेस हो जाएगा। इसको लेस करने के बाद क्या आता है बेटा? लेकिन इसे नेट कैश प्राइस उस वक्त लिखेंगे जब सेल टैक्स हो, तो आपके सवाल में सेल टैक्स नहीं है, तो इसे नेट कैश प्राइस लिखने के बजाय नेट इनवॉइस ही लिख देंगे। सही है, ये आपको मैंने करवाया हुआ है काम, पढ़ा थोड़ी रहा हूं, ये हमने पढ़ा हुआ है। इस सवाल में निकालना पड़ रहा है, इस वजह से हम निकाल रहे हैं। हम तो इस सवाल को क्यों कर रहे हैं? ताकि पूरा प्रोसेस हमारे सामने आए इसका। अब इसमें ऐड करेंगे क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि जब तक कॉस्ट निकल के नहीं आएगी ना डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन। आप तीनों लिख लें, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और फाउंडेशन। कितना कितना ही? 5,560, 1,000 और 840। सारे हमने लिख दिए, इनको टोटल कर लें। यह कहलाएगा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब इसको माइनस करेंगे, आगे बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी प्लस करेंगे। दिस इज द टोटल कॉस्ट। क्यों निकाली हमने? क्योंकि डेप्रिशिएट यही होगी 2,72,000। अब टोटल कॉस्ट के बाद इन्होंने क्या बताया हमें कि जो मशीन है ना 5 साल चलेगी, 5 साल इसकी लाइफ है, और 2,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब है जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली है 2,72,000, इसमें तो 2,000 एक्सपायर नहीं होगा। कितना एक्सपायर होगा? 2,70,000। 2,70,000 डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमसे यही पूछ रहा है। देखिए आप, ये बोल रहा है डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाल के दिखा दो, ऐसे ही पूछ रहा है। आप निकाल के दिखा दो उसे। आप बोले भाई सही है, मैं निकाल के बता देता हूं आपको। कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये आप निकाल दें। इसमें कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बना लें। हम बोलेंगे कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और बस खत्म, यही होगा। मल्टीप्लाई 1/लाइफ थोड़ी करना है भाई, डेप्रिसिएशन थोड़ी निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे हैं हम, सिर्फ डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,72,000 माइनस 2,000। जी 2,70,000 माइनस 2,000 कर लेंगे तो हमारे पास ये जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ गई वो 2,70,000 आ गई। अब देखें, अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। इसने मांगा है पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन निकालो, और इसने मेथड कौन सा बताया हमें? सवाल में जाया स्ट्रेट लाइन मेथड मांगा है। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। जुमला पढ़े देखेंगे क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस, द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज। हर साल कितना कितना एक्सपायर हो रहा है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? एन अलाउंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मशीन एक्सपायर होती है तो हम मशीन क्रेडिट नहीं करते। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई थी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
इसको अलाउंस मेथड कहते हैं। पुराने जमाने में जब लूका पचोली ने अकाउंटिंग बनाई, डेप्रिसिएशन जब निकाला जाता था तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मशीन क्रेडिट, ये एंट्री बनती थी। दैट वाज कॉल्ड डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। तो हम डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज नहीं करते, हम अलाउंस मेथड यूज करते हैं। वी डू नॉट डायरेक्टली क्रेडिट मशीन या फिक्स एसेट जो भी है। चलो मैं अब इसका डेप्रिसिएशन निकलवाएं। अब आप लोग फरमाइशी प्रोग्राम चला सकते हैं। मैं डेप्रिसिएशन कौन से तरीके से निकालूं? इस वाले फार्मूले से निकाल लेता हूं या रेट निकाल के भी निकाल सकता हूं। अब आप चेक क्या करें भाई, मैं भी निकाल रहा हूं डेप्रिसिएशन लाइफ वाले फार्मूले से, 1/लाइफ। आप घर में निकालें डेप्रिसिएशन रेट वाले फार्मूले से, दोनों रेट वाले फार्मूले से निकाल के देखें कि वही आ रहा है नहीं आ रहा है। एक साल का निकाल के देख लें, सिर्फ रेट कैलकुलेट करें, एक ही साल का निकाल के देख लें, बाकी सालों का तो वही रहता है ना। डिमिनिशिंग में अगर आप चेक करेंगे तो फिर आपको सारे सालों का निकालना पड़ेगा, सारे ईयर्स का निकालना पड़ेगा। क्या कॉस्ट है? 2,72,000। पहले डेप्रिसिएशन निकलेगा कौन से ईयर का, कब खरीदा एसेट? 2007। तो 2007 का डेप्रिसिएशन निकलेगा, पूरे पूरे साल का ही निकल रहा है तो 2008 का निकलेगा, और 9 और 10 और 11, 9, 10, 11, ये 5 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। सबका एक जैसा ही निकलना है। तो 2,72,000 माइनस 2,000, ये फार्मूला है ना ऊपर लिखा हुआ भी, मल्टीप्लाई बाय 1/लाइफ। लाइफ कितनी है? 5 साल। 5 साल लाइफ है, 5 साल लाइफ बताइए, सही है। तो आप डेप्रिसिएशन निकालें, कितना आ रहा है इसका? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5, 54,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो हर साल 54,000 ही आएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में सेम रहता है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड कैसे निकालेंगे? बल्कि एक्यूमुलेट तो अभी तो कॉपी होगा। बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे ये। एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए अगले में क्या करेंगे आप? इस एक्यूमुलेटेड में इसको ऐड कर लेंगे, तो आपको आता है ना, इसमें टाइम थोड़ी ज़ाया करेंगे। ये हमारा आ गया एक्यूमुलेटेड और ये आ गया हमारा बुक वैल्यू। चेक कर लें, एंड में इसका वैल्यू बच भी रही है 2,000। 2,72,000 टोटल कॉस्ट थी, 2,70,000 एक्सपायर हो गई टोटल, और 2,000 बच गया। हर साल 56,000 रुपये एक्सपायर हो रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता चले जा रहा है, बुक वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, सारी चीजें सही है। चेक कर लो, चेक इट इफ यू नो इट। अब आप अगला काम जो आपको वो भी आता है, परचेज की एंट्रीज बनानी है आप। पहले चेक कर लें, ये भी करेक्ट है। अब आप लोग मुझे परचेज की एंट्रीज बनवाएंगे। परचेज की एंट्रीज कंप्यूटेशन से देख के बनती है। ये रहा हमारा कंप्यूटेशन। तो आपको बताया था पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनती है। व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? 2,70,000। टेल मी वेदर वी हैव परचेज द एसेट ऑन क्रेडिट और कैश। क्रेडिट, तो पहली एंट्री में मशीन डेबिट हो गया, क्या क्रेडिट होगा? अकाउंट से बिल। डेट, ये हमने स्केचिंग की हुई है। डेट हमारी आएगी 2007 Jan 1 को हमने एसेट परचेज किया। और तुम लोगों ने मुझे एंट्री बनवाई है मशीन डेबिट, अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिट, नरेशन, परचेज, मशीन ऑन क्रेडिट। ये सारी चीजें जो आपको आती है ना, मैं जल्दी नहीं निकाल रहा हूँ, हमें अकाउंट पढ़ने हैं। कितना ये, कितनी हमारी नजर भी आ रही है साइड में, 2,70,000 रुपये हमारी जो है वो इनवॉइस प्राइस है। दूसरी एंट्री किसकी बनती है? पेमेंट की। पेमेंट हमने कब किया? 10 तारीख को जी। पेमेंट किए तो क्या एंट्री बनाएंगे? लायबिलिटी हम पर कितनी है? 2,70,000। उसमें से हमने कितना पे किया? 2,46,600 और 5,400 हमारा डिस्काउंट है, और डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड भी करेंगे। वही एंट्री है भाई, सिमिलर पहले जो बनाई थी। क्या एंट्री बनाऊं? अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिस्काउंट भी क्रेडिट और कैश भी क्रेडिट। ये हमने बनाया ना पहले। क्या होगा इसमें? अकाउंटेबल कितना था? 2,70,000। डिस्काउंट क्रेडिट होगा कितना? 5,400। मशीन क्रेडिट, सॉरी कैश क्रेडिट 2,64,600। नरेशन, पेड, कैश एंड
मेक पेमेंट एंड अवेल डिस्काउंट लिख लें आप, मेक पेमेंट एंड अवेल डिस्काउंट। इसके बाद डिस्काउंट की क्लोज की एंट्री बनेगी। डिस्काउंट क्रेडिट है हुआ है तो क्लोज भी होगा ना, बताया था। थर्ड नारा हमारा यही था, डिस्काउंट डेबिट मशीन क्रेडिट। नरेशन टू क्लोज डिस्काउंट अकाउंट। कितना है? 5400। ये बन गई हमारी परचेज की। अब डेप्रिसिएशन अब बनेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है? 7400। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री भी 10 तारीख को बनाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री के बारे में क्या बताया था कि मशीन के नाम से आएगा। क्या एंट्री बनेगी? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। कितना था? 7400। 7400 से आप ये एंट्री पास कर दें। नरेशन 8 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बनाएंगे एंड देयर इज ओनली वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सवाल में है, एंड दैट इज व्हाट? रिपेयर एक्सपेंस। तो रिपेयर एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने नाम से आएगा जी। क्या एंट्री बनाए? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। नरेशन 8 रिपेयर एक्सपेंस। अमाउंट कितना है? 1000। ये परचेज की एंट्रीज क्या हमने पहले बनाई थी? ऑफ कोर्स बनाई थी। अब आ रहा है यहां से नया काम। ये पिछला तो सारा हमको आता था, लेकिन हमने अलग अलग पढ़ा था। परचेज अलग पढ़ा था, एंट्रीज अलग पढ़ी थी, डेप्रिसिएशन अलग निकाला था। अब एक ही सवाल में पूरा निकल रहा है। अब आपको बनानी है डेप्रिसिएशन की एंट्रीज। हर साल आपका एसिड जो एक्सपायर हुआ है वो हुआ है 54,000 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एंट्री डेप्रिसिएशन की हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अमाउंट से बनती है, एक्यूमुलेटेड के अकाउंट से नहीं बनती। सारी एंट्रीज के लिए आप यही कॉलम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। और जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाएंगे ना तो एक्यूमुलेटेड खुद ब खुद उतना हो जाएगा जो आगे आ रहा है, क्योंकि एक अकाउंट ओपन होगा हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो हर साल बढ़ता रहता है। वो कैसे होगा? अभी मैं एंट्रीज इसी वजह से तो करवा रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। अभी आप फिलहाल याद करें, अभी मैं अकाउंट बनाऊंगा तो तुम्हें नजर आ जाएगा। ये एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अमाउंट से बनेगी। ये अभी आप याद कर लें टिल वी आर मेकिंग एंट्रीज। फिर उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे तो तुम्हारे सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा तुम्हें। एक्यूमुलेटेड तो एक्यूमुलेटेड के अमाउंट से आना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना। यानी एंट्री हमारी क्या है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो पहले साल तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी वही है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी वही है। दूसरे साल लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 54 है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,08,000 है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि भाई दूसरे साल आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 54,000 से लिख लें, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,08,000 से लिख लें। तो ये हो नहीं सकता ना। पहली चीज तो ये डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी आप देखें एंट्रीज बनते वक्त आपको नजर आएगा। अभी याद कर लें हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 54,000। अभी हमें दोबारा इस शेड्यूल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी नो द डेप्रिसिएशन इज सेम। लेकिन अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बार बार आके देखना पड़ता कि पहले साल कितना है, दूसरा साल कितना है, या दूसरा कोई और मेथड होता तो स्ट्रेट लाइन में सेम डेप्रिसिएशन होता है। अब आप यहां पर स्केचिंग में डेप्रिसिएशन की एंट्रीज बना रहे हैं। कब बनेगी डेप्रिसिएशन की एंट्री? साल के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? दिसंबर 31। और आप बना रहे हैं एडजस्टमेंट। एक ही एडजस्टमेंट बना रहे हैं। एडजस्टमेंट तो वैसे अकाउंटिंग साइकिल में डिफरेंट बनती है ना, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन की बनेगी सिर्फ। क्या बनेगी भाई? बताओ यार। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट समझाई है मैंने ये, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसका मशीन का कितने से? 54,000 से। आपको ये भी आता है पहले से, लेकिन इसमें कैसे होगा? हम इस वजह से कर रहे हैं। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, ये हो गया। अब इसके बाद इसी की क्लोजिंग एंट्री भी बनेगी। क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करते थे? सारे एक्सपेंसेस को
क्रेडिट करके क्लोज करते थे, सारे रेवेन्यूज को डेबिट करके क्लोज करते थे। अब यहां पर यहां तक के कितने एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं आपको? दो, एक रिपेयर एक्सपेंस और एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बाकी ऊपर कोई रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। इन दोनों एक्सपेंसेस को क्लोज कर देंगे आप जी। क्या बनेगी क्लोजिंग एंट्री? हाँ, इनकम समरी डेबिट, और रिपेयर एक्सपेंस भी क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। क्लोज कर रहे हैं ना, और भी अकाउंट होते हैं वो भी कर देते क्लोज। डेबिट एक्सपेंस भी क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। तो क्लोज रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ये आपने नरेशन बना दी। कितने से एक्सपेंस है? 1000 से रिपेयर है, डेप्रिसिएशन 54,000। अगर आपको जो सॉल्यूशन में भेजूं ना, उसमें अगर इसमें रिपेयर एक्सपेंस को क्लोज नहीं किया हुआ हो तो आप लोग करिएगा। समझ में आ रही है? सॉल्यूशन में शायद मैंने नहीं करवाया पिछली क्लास के अंदर। आप रिपेयर एक्सपेंस भी क्लोज करेंगे, सारे एक्सपेंस ऊपर वाले क्लोज होंगे। ये 2007 की एंट्रीज बना रहे थे हम। 2007 में परचेज हुआ, परचेज की एंट्रीज बनाई। ये देखो, ये शुरू की 5 एंट्रीज परचेज की, फिर उसके बाद 2007 की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बनाई और क्लोजिंग बना दी। अब गौर से सुनो, क्या 2002 में जब आप आएंगे तो ऐसे दोबारा खरीदेंगे वाला, तो परचेज की एंट्री दोबारा बनेगी? नहीं बनेगी। अगर हम एसिड खरीदेंगे कोई नया दूसरा तो बनेगी। इसका मतलब है इस सवाल में तो हमने और मसीद एसिड कोई परचेज नहीं किया ना, तो 2002 में परचेज की जो हमने एंट्रीज बनाई है वो नहीं बनेगी, 2001 में बनेगी बस। सॉरी, 2007 में जो हमने परचेज की एंट्रीज बनाई है वो 2008 में नहीं बनेगी। 2008 में सिर्फ कौन सी एंट्रीज बनेगी? डेप्रिसिएशन की, एडजस्टिंग, क्लोजिंग। ये हर साल बनेगी जब तक एसिड आपके पास है। आप एडजस्टिंग एंट्री भी बनाओगे और क्लोजिंग एंट्री भी बनाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब जब मैं आऊंगा कब? 2008 में। 2008 के एंड में दिसंबर 31 को देखिए क्या 2008 में और चीजें नहीं हो रही होंगी, और भी तो बहुत सारे काम हो रहे होंगे। उन्होंने डाटा नहीं दिया हमें। डाटा नहीं दिया तो हम नहीं कर सकते ना कुछ, तो डाटा दिया उसके मुताबिक काम करना है जी। 2007 के एंड में क्या बना रहा हूं? आई एम मेकिंग एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट? वही जो मैंने ऊपर बनाई है, बना लेता हूं यहां पे दोबारा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन मशीन क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा? पीछे देख के आ रहे हैं हम, वही आएगा 54,000। टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, और अमाउंट आएगा 54,000 यहां भी और यहां भी। अब आप बनाएंगे क्लोजिंग। 2008 में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सपेंस नजर आ रहा है। देखिए यहां पर, यहां से शुरू हुआ है 2008 हमारा। 2008 में एक ही एक्सपेंस नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप यहां पे जो क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे ना, वो सिर्फ क्या बनाएंगे? इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। रिपेयर एक्सपेंस नहीं है। अगर होता मेंटेनेंस, रिपेयर कुछ, तो वो भी हम क्रेडिट करके क्लोज कर देते। टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। अब आप गौर से बात सुने, 2008 में भी आपने बना दिया, खत्म। 2008 की एंट्रीज खत्म, एडजस्टिंग क्लोजिंग बनेगी। पेपर में अगर वो आपसे बोले डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो, तो सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री बनाना, क्लोजिंग नहीं बनाना। वो बोले डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड भी करो, क्लोज भी करो, तो फिर दोनों बनाना। वो बोले एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, सिर्फ एडजस्टिंग बनाना। वो बोले क्लोजिंग एंट्री बनाओ, तो सिर्फ क्लोजिंग बनाना। अभी तो हम पूरा कर रहे हैं, अभी मैं आपको पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं। पेपर में सारा थोड़ी हो गई। हमने एसिड की कॉस्ट भी बनाई, कॉस्ट भी निकाली, उसकी एंट्रीज भी बनाई, शेड्यूल भी बनाया। अब हम डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी बना रहे हैं। सब कुछ एक साथ थोड़ी पूछेगा। अभी आगे जाके सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, बताऊंगा, उसका बिल्कुल ऐसे सवाल होगा, वो डिमिनिशिंग से करना है आपको। सोल्यूशन मैंने आपको भेज देना है, वो बना हुआ है मेरे पास। सिर्फ उसमें क्या होगा, सारा काम ऐसे ही होगा, सिर्फ शेड्यूल में फार्मूला किसका लगेगा? डिमिनिशिंग का। बाकी परचेज वैसी होगा, सब कुछ वैसी है। अब मुझे बताएं 2009 में जब मैं जाऊंगा, 2009 में भी तो यही एंट्रीज बनेगी ना भाई। मैं यही वाली एंट्रीज अगर कॉपी कर दूं ओनली फॉर यू, हाँ,
तो यहाँ लिख दूं 2009, तो ये बन गई 2009 की एंट्रीज। क्या हुआ? ओके, हर साल ऐसे डेप्रिशिएट होगा ना, तो रिपेयर बताया नहीं ना उन्होंने हमें। पहले साल रिपेयर हुआ है, उन्होंने हमें बताया कि भाई एसिड जो है वो रिपेयर करवाया हमने क्योंकि उसमें मसला हो गया था। लेकिन अगले सालों के अंदर और क्या हुआ इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं। अगर वो हमें बता देता कि 2008 में या फिर 9 में या 10 में एसिड जो है उसकी मेंटेनेंस का खर्चा इतना हुआ है, हुआ होगा। उन्होंने हमें डाटा नहीं दिया तो हम एज्यूम करके थोड़ी एंट्रीज बना सकते हैं। 2008 में तो हम कस्टमर को गुड्स भी बेच रहे होंगे, हाँ, मर्चेंडाइज भी खरीद रहे होंगे, बैड डेट्स भी हो रहा होगा, बहुत कुछ हो रहा होगा। डाटा ही नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से थोड़ी एंट्रीज बनाएंगे। जितना डाटा है उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। डाटा ये है कि ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा है, हम डेप्रिसिएशन की एंट्रीज बनाते रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आप बोले भाई हमें पास डाटा नहीं। वहां का डाटा ना हो, डाटा आपको खोद के निकालना पड़ेगा। यहाँ नहीं खोद सकते ना आप, एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होकर डाटा लाओ, हम पूरा बिजनेस चलाएंगे, हम ऐसा थोड़ी। यहाँ गिवन डाटा में आपको काम करना है। तो भाई 2009 में भी ऐसी एंट्रीज बन जाएंगी, अमाउंट भी चेंज नहीं होंगे। डिमिनिशिंग होता तो कम से कम अमाउंट तो चेंज होता। मैंने यहाँ सिर्फ डेट चेंज की। 2010 में भी ऐसी एंट्रीज बनेंगी, सिर्फ मैं डेट चेंज करूंगा 10। और 2011 इज द लास्ट ईयर, उसमें भी ये एंट्रीज बनेंगी। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, ईयर। यानी हर साल डेप्रिसिएशन की एक एडजस्टिंग, एक क्लोजिंग, एक एडजस्टिंग, एक क्लोजिंग, एक एडजस्टिंग, एक क्लोजिंग बनती रहती है। ये लाजमी बनेगी। परचेज की एंट्री सिर्फ पहले साल बनेगी, अनटिल और अनलेस आपने मजीद कोई एसिड ना खरीदा हो। डाटा में नहीं है तो नहीं खरीदा। सही है, इन एंट्रीज में कोई मसला है तो पूछ लो अभी, क्योंकि आगे वाला काम मैं इन्हीं एंट्रीज की मदद से करवाऊंगा। इनकम समरी का अकाउंट तो कैपिटल में क्लोज करते हैं ना। मैंने क्लोजिंग एंट्री में आपको बताया था कि बोल रहा हूं इनकम समरी का अकाउंट तो कैपिटल में क्लोज करते हैं। लेकिन कब क्लोज करते हैं, जब कंप्लीट डाटा हो और हम इनकम कैलकुलेट कर पाऊं। यहां तो हमारे पास रेवेन्यू भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है सारे, तो हम इनकम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। मैक्सिमम यही काम कर सकते हैं कि इनकम समरी के अकाउंट में एक्सपेंस को क्लोज कर दें, बस। इसके आगे वाला काम जब हो सकता है जब बाकी एक्सपेंसेस, बाकी रेवेन्यूज वगैरह, पूरा इनकम स्टेटमेंट का डाटा हमारे पास हो। फिर हम इनकम समरी के अकाउंट में कंपैरिजन करके इनकम में लॉस निकालेंगे और कैपिटल में डालेंगे। अभी कैपिटल में क्या डालोगे तुम? सही है। और कोई सवाल? यहां पे क्लोजिंग एंट्री क्यों बनाई? वो आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि क्लोजिंग अगर बनती तो भाई डेबिट एक्सपेंस क्लोज कैसे होता? दूसरे एक्सपेंसेस के साथ क्लोज होगा, अकेले थोड़ी क्लोज होगा। शहंशाह थोड़ी, बाकी एक्सपेंसेस भी होंगे। इनकम समरी डेबिट और सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे, सारे डेबिट वाले अकाउंट्स। लेकिन यहाँ डाटा नहीं है ना हमारे पास। और कुछ? अब सुने क्या क्या कर लिया हमने। कॉस्ट निकाली, कॉस्ट की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल और डेप्रिसिएशन की भी एंट्रीज, 4 चीजें हो गई। अब बनेंगे अकाउंट्स। आने वाले तमाम न्यूमेरिकल्स में ये इंप्लाइड होगा कि आपको ये बातें पता हैं, क्योंकि वो सारा नहीं मांगेगा, उसमें से कुछ भी मांग लेगा। जैसे वो आपसे बोले कि शेड्यूल बनाओ, 2 साल एसिड को यूज करो और उसके बाद उसका डिस्पोजल करवा रहे हो, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन की एंट्रीज बनेंगी। 3 साल की नहीं बनेंगी, 3 साल में आपने डिस्पोज कर दिया उसको। पहले साल परचेज की भी बनेंगी, ये पता होना चाहिए। अभी तो हमने पूरी जिंदगी एसिड को यूटिलाइज किया, तो कोई सेल वेल नहीं आ रहा। अभी सेल भी पढ़ेंगे इसके आगे हम आज ही। आप इधर आ जाए, हम बना रहे हैं अकाउंट्स, जनरल लेजर। करें, इसका जनरल लेजर बना रहे सलमान एंड कंपनी। आप लिखेंगे, इसमें 3 ही अकाउंट बनते हैं बस। मेरे जनरल लेजर में हम कितने सारे अकाउंट बनाते थे, जितनी भी एंट्रीज होती थी और सब हम उनके सारों के अकाउंट बनाते हैं। अब देखें आपकी एंट्री में यहाँ पे अकाउंट टेबल भी है, कैश भी है, हाँ, रिपेयर एक्सपेंस भी है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपको ये अकाउंट नहीं मांगेगा। वो आपसे 3 अकाउंट मांगेगा जो एसिड से रेलेवेंट है। एक उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक मशीन का अपना अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये 3 अकाउंट हमारे काम के हैं, बाकी अकाउंट हमारे काम के नहीं।
ना वो मांगेगा, इस न्यूमेरिकल में नहीं मांगेगा। जैसे रेसिबल पढ़ा था ना आपने, उसमें वो आपसे अकाउंट्स मांगता था सिर्फ रेसिबल और अलाउंस ऑफ डेटर्स के, बाकी और भी तो अकाउंट बन सकते थे, सेल्स का बन सकता था, सेल्स रिटर्न का, सेल्स डिस्काउंट का, नहीं मांगे उसने, मांगे ही नहीं। अकाउंटिंग साइकिल के न्यूमेरिकल में मांग सकता है। सलमान एंड कंपनी क्या बना रहे जी, बता दो यार भाई, क्या बना रहे हैं? जनरल लेजर बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? मशीन का बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान। एंट्री में जहां जहां मशीन डेबिट हो रही है डेबिट कर दो, जहां जहां क्रेडिट हो रही है क्रेडिट कर दो, बैलेंस कर दो अकाउंट। तो पहली एंट्री में मशीन डेबिट हो रही है जनवरी 1 को 2,70,000, तो आप आएंगे यहां पर 2007 जनवरी 1 मशीन डेबिट 2,70,000, और यहां पर क्या आ जाएगा? अकाउंट्स एक बन गई, पोस्टिंग हो गई एक। दूसरी एंट्री में मशीन नहीं है, तीसरी एंट्री में मशीन क्रेडिट हो रही है 5400 से, आप क्रेडिट करेंगे। ये आसान अकाउंट है। 2007 जैन 10 मशीन क्रेडिट कितने से? 5400, सामने क्या आएगा? डिस्काउंट। अच्छा, इस सवाल में ना पेमेंट की डेट लिखी हुई थी 1, तो पिछला सोल्यूशन हो सकता है 1 डेट पर ही पेमेंट करवाई हो मैंने, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मशीन आ रही है बाद में, बताए ना बेटा कौन सी एंट्री में मशीन आ रही है? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 7,400 जैन 10, आप क्या करेंगे? मशीन डेबिट करेंगे 7,400 से, और यहाँ आएगा जैन 10, और यहाँ क्या लिखेंगे? कैश। इसके अलावा 2007 में मजीद मशीन डेबिट क्रेडिट हो रही है, सिर्फ 7 देखना है आपको, 8 में नहीं जाइएगा। 7 में मजीद मशीन आ रही है कहीं? ये 7 की कंप्लीट एंट्री है, कहीं पर भी नहीं है। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन नजर आ रहा है आपको? ये अलग अकाउंट है, ये मशीन के अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा। सारी की सारी पोस्टिंग हमने मशीन की कर ली। अब 2007 के एंड में क्या करते हैं? अकाउंट को बैलेंस, इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे ना, तो इसका बैलेंस आएगा टोटल कॉस्ट के बराबर, 2,72,000 कॉस्ट है हमारी। बैलेंस कैसे करेंगे? फूटिंग करेंगे डेबिट साइड की, ये फूटिंग आ गई। बड़ी फूटिंग कहाँ की है? डेबिट की क्रेडिट की, तो ये दोनों जानिब लिख लेंगे। उसके बाद यही फूटिंग आ जाएगी। अकाउंट तो बनाना आता है ना आपको। अब इस टोटल में से माइनस कर लेंगे इसको, तो बैलेंस आ गया। दिस इज बैलेंस CD। यहां डेट आएगी क्या? दिसंबर 31, और यही डेट आप यहां लिख देंगे, मतलब यही बैलेंस आप यहां लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका बैलेंस BD, और यहां डेट आ जाएगी अगले पीरियड की 1 2008 जैन 1। अब आपको ये मालूम है, पहले ही मैंने बताया और शायद अभी दोबारा बता रहे हैं, ये जो अकाउंट बना हुआ है ना मशीन का, ये डबल लाइन का मतलब होता है ये सब खत्म हो गया है। मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये रहा, ये मैंने अकाउंट कॉपी कर लिया। अच्छा, अब इसमें देखें क्या करेंगे। ये जो डबल लाइन जहां लग गई ना बेटा, इसका मतलब होता है ये सारी चीजें खत्म हो गई। यानी अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां क्या बचा था? 2,72,000। इसका मतलब है मशीन का लेजर यूं है। अब ये है मशीन का अकाउंट, शो कर रहा है कि 2008 जनवरी 1 को मशीन का बैलेंस 2,72,000 है, बस। इसके अलावा सब खत्म हो गया। अब अगले साल अगर मशीन 2008 में डेबिट क्रेडिट होगी तो इसमें पोस्ट करेंगे आप। लेकिन आप देखें अपने सॉल्यूशन में, अगले साल 2008 में जो एंट्रीज बनी है वो ये 2 बनी है, बस ये 2 एंट्रीज। इससे मशीन डेबिट क्रेडिट तो हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब मशीन के अकाउंट में मजीद पोस्टिंग नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे? अगले साल मशीन का ये जो बैलेंस नजर आ रहा है आपको, यही अगले वाले साल में फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना बैलेंस है? 2,72,000। अब अगर मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूं तो बस क्या होगा? यहाँ लाइन के ऊपर आ जाएगा, यहाँ लाइन के नीचे आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।
उसको अलग से करने के बजाय हम इसी अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए जगह बचेगी। क्या हम ये एज्यूम करेंगे भाई ये सारा खत्म हो गया, ये खत्म हो चुका है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, मशीन 2,72,000। अब आप क्या करेंगे, अगले साल बैलेंस करेंगे तो 2,72,000 यहाँ भी लिख लेंगे, 2,72,000, और ये यहाँ भी लिख लेंगे। कमी कहाँ पर है, क्रेडिट में कितनी कमी है, कितनी कमी है भाई। पूरी तकरीर मैंने इसी वजह से की थी कि आप सही बता सके। पूरी 2,72,000 कम है आप, क्योंकि इधर लाइन के ऊपर ये सारा खत्म हो गया ना, ये सिर्फ मशीन डेबिट में पड़ी हुई है, तो क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा अगले साल, बैलेंस BD CD। यहाँ डेट क्या आएगी, डेट बताओ, 2008 आएगा, दिसंबर 31, सही। और यही बैलेंस यहाँ पर, ये वाला बैलेंस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बैलेंस BD, और यहाँ पे डेट आ जाएगी 2009 Jan 1। अब अगले साल जब हम पहुंचे तब ये भी खत्म है, ये भी नहीं है, अब क्लोज हो गया ना, डबल लाइन हो गई है। अब अगले साल सिर्फ क्या मौजूद है हमारे पास, मशीन 2009 जनवरी 1, बैलेंस BD 2,72,000। अब इसी को आगे चला सकते हैं इसी अकाउंट में। इसी अकाउंट में चलाएंगे तो क्या करेंगे आप बोलेंगे भाई टोटल 2,72,000 है, उसको यहाँ कॉपी कर देंगे। यानी कि हमें अलग से अकाउंट बना सकते हो आप 5 सालों का, तो 5 अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे आप। इस अकाउंट का एंडिंग होगा, अगले अकाउंट में बिगनिंग में डाल दोगे उसको। लेकिन अलग से क्यों बनाए हम इसी में करेंगे एडजस्ट, इसमें टाइम बचेगा आपका, और आपको आगे बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही अकाउंट बना हुआ मिलेगा अगर सालों का अकाउंट चल रहा होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरीके से अकाउंट मौजूद होते हैं। वैसे चले छोड़े CD, और यही बैलेंस हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज बैलेंस BD। यहाँ डेट क्या आएगी, 2010। सही भैया, इस तरीके से आपने देखा कि मशीन का जो अकाउंट है वो हर साल उसका बैलेंस वही रहता है और वो ट्रांसफर होता रहता है। हर साल आने वाले ईयर में वो ट्रांसफर हो जाए, ताकि उस पर कोई बड़ा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना कर दिया जाए। अगर उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना तो मशीन डेबिट हो जाएगी फिर, या फिर एसिड सेल ना हो जाए। अगर एसिड सेल हो गया तो भी मशीन क्रेडिट हो सकती है, लेकिन अभी हमने सेल वेल नहीं पढ़ा है, तो ये मशीन का अकाउंट इस तरीके से आप बनाएंगे। सही, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2 सालों का रखता हूं, यह डाल देता हूं, 2 सालों का रखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, आप दूसरा अकाउंट बना लेंगे। आप इसको 5 साल तक भी लेकर जा सकते हो, ट्रांसफर करते रहो, लेके जाते रहो आगे। समझ आ गई इस अकाउंट की। अब अगला अकाउंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट। वो आसान अकाउंट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट आप लोग बनवाएंगे मुझे, सही है। आर यू रेडी ना, रेडी नहीं है, रेडी हो जाओ भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बहुत सही सिंपल सा अकाउंट। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप इधर आए एंट्रीज में देखें, पहली मर्तबा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब आया है, ये आया 2007 में। 7 में आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट हुआ, फिर अगले ही उसी दिन क्रेडिट भी हो गया, अकाउंट ही खत्म हो गया ना उसका। अगले साल फिर आया 2008 में, डेबिट हुआ 54,000 से, फिर उसी दिन दिसंबर 31 को क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। यानी ये अकाउंट जिस दिन ओपन होता है उसी दिन क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कब करते हैं, साल के एंड में, और साल के एंड में क्लोजिंग बना देते हैं। तो ये इसका बैलेंस ही नहीं बचता, 0। अब आप इसको पोस्ट कैसे करेंगे, देखें आप इस अकाउंट को ऐसे बनाएंगे, आप यहां लिखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करें। कब डेबिट हुआ फर्स्ट टाइम, 2007 दिसंबर 31। कितने डेबिट हुआ था, 54,000 से। एंट्री दिखा के आया हूं मैं आपको। क्रेडिट क्या हुआ था, सॉरी इधर तो एडजस्टमेंट लिखेंगे ना, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट से पोस्टिंग होती है तो एडजस्टमेंट लिखते हैं। फिर उसी दिन 2007
दिसंबर 31 को ये क्रेडिट भी हो गया कितने से, 54,000 से। सामने क्या है, क्लोजिंग या इनकम समरी। अब आप मुझे बताएं कि इसका बैलेंस क्या बचा, जीरो हो गया ना, डेबिट क्रेडिट बराबर है तो ये जीरो हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर इसको टोटल कर देंगे। टोटल मतलब यहां भी 54,000 आ जाएगा और यहां भी 54,000 आ जाएगा, 54,000, ये अकाउंट जीरो हो गया। अब मुझे बताएं इस अकाउंट में क्या है, ये सब खत्म हो गया ना, डबल लाइन लगे, खुद क्लोज। अब सिर्फ क्या लिखा हुआ है इस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अगले साल की जब आप पोस्टिंग करेंगे तो अगले साल की पोस्टिंग एक लाइन छोड़ के करेंगे आप। तो एक लाइन छोड़ के पोस्टिंग कैसे होगी, आप लिखेंगे 2008 दिसंबर 31 54,000 से डेबिट और 2008 दिसंबर 31 54,000 से क्रेडिट, फिर अकाउंट क्लोज हो गया। इस तरीके से हर साल ये डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है और क्लोज होता रहता है। आप चाहें तो इसको आगे वाले ईयर में लेके जा सकते हैं, अगले ईयर में लेके जाएंगे तो यहां आ जाएगा क्या 2009, यहां भी क्या आ जाएगा 2009। अमाउंट तो वही रहेगा ना, अगर अमाउंट चेंज हो रहा होता तो फिर हम वो वाले अमाउंट लेके जाते। फॉर एग्जाम्पल पहले साल 54,000 है, अगले साल 40,000 है तो यार 40 लिख देते, फिर होता 30 तो 30 लिख देते, ऐसे कर लेते। तो क्या क्वालिटी है मशीन के अकाउंट की, पहले साल डेबिट क्रेडिट होगा, फिर जो बैलेंस आ जाएगा वो हर साल बस ट्रांसफर होता रहेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या क्वालिटी है, हर साल डेबिट होगा उसी वक्त क्लोज हो जाएगा क्रेडिट होकर, तो हर साल इसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। डेबिट भी क्रेडिट भी होगा, हमेशा ऐसी होगा, आंधी आए तूफान आए ये बात नहीं हिलेगी। लेकिन एसिड के अकाउंट में हो सकता है मामला, सेल करने की वजह से उसका वो क्रेडिट हो जाएगा, परचेस करने की वजह से डेबिट हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे आएगा ये। अब हमारे पास जो अगला अकाउंट है वो है किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सवाल का जवाब भी है जो आप पूछ रहे थे कि एंट्री में मैंने एक्यूमुलेटेड को एक्यूमुलेटेड के नाम से, एक्यूमुलेटेड के अमाउंट से क्यों नहीं लिखा है। यहां पर हम अकाउंट बना रहे हैं किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन। ये मैं आपको अकाउंट जो बना रहा हूं बेटा सो गौर से देख ले, इसी तरीके से आपको अकाउंट खुद प्रोड्यूस करने हैं आगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन में आप आए, फर्स्ट टाइम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब क्रेडिट हो रहा है 2007 में हो रहा है 54,000 से, फिर उसी साल देखें उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस क्रेडिट हुआ है, क्लोज तो नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रा एसिड होता है, क्लोज नहीं होता है। फिर अगले साल देखें दोबारा 2008 दिसंबर 31 तो फिर क्रेडिट हो गया। तो 2 मरतबा आप पोस्टिंग करेंगे तो वो ऐड होके हो जाएगा ना बराबर 54 1,08,000। देखें ऐसे आप पहली पोस्टिंग करेंगे कब, 2007 में। क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आप बोलेंगे 2007 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में ये क्रेडिट हुआ है कितने से, 54,000 से। फिर ये डेबिट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ। जब ये क्लोज नहीं हुआ तो उसको तो बैलेंस करना है ना। बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों जानिब क्या लिख लेंगे, 54,000। कमी कहां पर है, डेबिट में। कितनी कमी है, पूरी 54,000। ये क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी। और यहां डेट आएगी क्या, 2007 दिसंबर 31। यहां पर आ जाएगा बैलेंस बीडी। यहां डेट आएगी क्या, 2008 जनवरी 1, ये आ गई। और यहां पर 54,000 आ जाएगा अमाउंट। ये 2007 की कहानी इसकी हो गई। फिर 2008 में आप देखें, यहां पर 2008 में फिर क्रेडिट हो रहा है ना, एक्यूमुलेटेड ये हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है एक्यूमुलेटेड। तो इसकी पोस्टिंग आप यहां करेंगे 2008 दिसंबर 31 लिखकर, दिसंबर 31 लिखकर आप इसकी पोस्टिंग करेंगे एडजस्टमेंट कितने से, 54,000 से। अब जब अगले साल आप बैलेंसिंग करेंगे ना तो 54 ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं एंट्री में एक्यूमुलेट को 54 लिखने के बजाय 1,08,000 लिख देता तो यहाँ पे 1,08,000 आता तो वो तो एक्यूमुलेट गलत हो जाता ना। इसी वजह से डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अमाउंट से ही बनानी है आप। अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा बेटा, भाई ये डबल लाइन के ऊपर वाली चीज तो खत्म हो जाती है ना, ये मैंने आपको बता तो दिया है, ये खत्म हो गया यहां तक। अब सिर्फ ये 2 मौजूद है बस, और बैलेंस करते वक्त ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
1,08,000 इतने भी आज उलेगा, इतने भी आज उलेगा। कम कहां पर है? डेबिट में कितना कम है? 1,08,000। यही हमारा क्या कहलाएगा? बैलेंस CD। डेट आएगी 2008 दिसंबर 31 और यही हमारे पास ट्रांसफर होगा 2009 जनवरी 1 और ये हमारा कहलाएगा बैलेंस BD। अब देखें ऐड हो गया, ही बैलेंस BD आ गया कितना? 1,08,000। फिर अगले साल आप जाएंगे तो अगले साल देखें दोबारा 2009 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर क्रेडिट हो रहा है। सिर्फ ये क्रेडिट ही होता है। क्रेडिट होने का मतलब होता है बढ़ रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसिड है। एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ये बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। 56,000 दोबारा आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप मेरी तरह नहीं कीजिएगा, ये कॉपी करें, यहां पेस्ट कर रहा हूं मैं, चेंज कर दूंगा अभी। चलो अब अगले साल 2009 में फिर पोस्टिंग होगी। अब ये लाइन गलत आ गई है। अब सही देखिए, अगले साल फिर दिसंबर 31 को पोस्टिंग होगी, क्रेडिट होगा नहीं? कितने से क्रेडिट होगा? 54,000 से। तो यहां आप लिख देंगे एडजस्टमेंट। अब इसका बैलेंस करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 56,000 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया ये? 1,62,000। और यही एक्यूमुलेटेड आपको शेड्यूल में भी नजर आएगा। 1,62,000 दोनों जानिब आ जाएगा। कमी कहां पर है? डेबिट में कितनी कमी है पूरी? ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस BD CD। ये मैंने आपको अकाउंट बनाते वक्त बताया था कैसे अकाउंट बनते हैं। ये तो ये स्पेशल अकाउंट से इसके दो, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं। यहां पर क्या आएगी डेट? 2009 दिसंबर 31। यहां डेट क्या आ जाएगी? 2010 जनवरी 1। ये चलता रहेगा भाई जब तक एसिड हमारे पास है। हम इस तरीके से काम करते रहेंगे और एसिड की एक्यूमुलेट को बढ़ाते रहेंगे। तो आपने क्या देखा? एसिड का अकाउंट जो बनता है मशीन का, पहले साल उसमें पोस्टिंग हो जाती है, फिर हर साल उसका वही बैलेंस ट्रांसफर होता रहता है हत्ता कि वो सेल और परचेज ना हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्लोज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हर साल यही होता रहेगा। एक्यूमुलेटेड क्रेडिट होता है, बैलेंस होता है, फिर हर दूसरे साल भी क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ऐड हो जाते हैं और फिर ट्रांसफर होता रहेगा। यानी एक्यूमुलेट के अकाउंट में हर साल पोस्टिंग होगी, क्लोज नहीं होगा, ये बैलेंस होगा और इसका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट हर साल डेबिट क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा और एसिड का अकाउंट हर साल बैलेंस होगा। नॉर्मली इसमें यही होता है और इसका बैलेंस ट्रांसफर होता रहेगा। अब सुने मेरी बात गौर से। मशीन का एक अकाउंट में कितनी कॉस्ट नजर आ रही है आपको? 2,72,000 हर साल यही नजर आ रही है। ये आपको और कहां से मिल सकती है? कहां और लिखी हुई होती है? हाँ, जनरल में कॉस्ट थोड़ी लिखी हुई होती है बेटा। क्या हो गया? एंट्रीज में नहीं, जनरल एंट्रीज को ही बोलते हैं। क्या हुआ? हाँ, लिस्ट प्राइस। आप बोले कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट में, कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट से भी कॉस्ट मिल सकती है 2,72,000 और यही 2,72,000 आपको मशीन के अकाउंट में भी नजर आ रही है। और यही 2,72,000 अगर आप देखें तो आपको यहां पर शेड्यूल में भी नजर आएगी, बुक वैल्यू में। सबसे पहले 3 जगहों से कॉस्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और जगह पे भी नजर आएगी आपको। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये नजर आ रहा है आपको, शेड्यूल में नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको यहां से भी मिल सकता है अकाउंट से। ये अकाउंट में एक्यूमुलेट का अकाउंट है नहीं। अकाउंट से एक्यूमुलेटेड कैसे देखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताएं दूसरे साल तीसरे साल का एक्यूमुलेटेड क्या है, बल्कि दूसरे साल का बता दो। 1,08,000 है ना। मैं आपसे पूछूं भाई 2008 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, आप बोलेंगे 1,08,000। अकाउंट से कैसे देखेंगे इसको? अकाउंट से ऐसे देखेंगे कि आपको 2008 का चाहिए ना, तो 2008 का यहां पर ये शुरू हो रहा है 2008। यहां से मत देखें आप, बैलेंस करते वक्त इसका कितना आया था वो कहां से मिलेगा आपको? यहां से मिलेगा। ये बैलेंस करने के बाद का पूछ रहा हूं ना। आप जब भी एक्यूमुलेटेड का बैलेंस उठाएंगे वो डेबिट साइड पे लाइन के ऊपर वाला बैलेंस उठाएंगे, क्योंकि उसमें इस साल का भी ऐड हुआ होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये काम की बात है।
आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, शेड्यूल से उठा लो, बोले उसमें तो डायरेक्ट उठेगा। एक्यूमुलेटेड का अकाउंट से अगर आपको 2009 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड उठाना है तो कैसे उठाओगे? 2009 में डेबिट साइड पर लाइन के ऊपर जो बैलेंस होगा वो टोटल होगा। या फिर आप अगर 2008 का बैलेंस चाहिए आपको, 2008 का कितना है? 54 है? नहीं, 1,08,000 है। या आप यहां से भी उठा सकते हो 2009 जनवरी 1 का, क्योंकि 2009 जनवरी 1 का जो बैलेंस होगा वो 2008 का एंडिंग बैलेंस होता है। कर लेंगे आप, ये बैलेंस निकाल लेना। और इसकी जरूरत भी है हमें, क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड क्या थी? रिक्वायर्ड थी मशीन की कॉस्ट निकालो, हमने निकाली। डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालो, हमने निकाला। पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन निकालो, हमने निकाल दिया। फिर बोल रहा है एंट्रीज बनाओ, सारी एंट्रीज बना दी। फिर उसने अकाउंट मांगे, हमने अकाउंट बना दी। अब वो कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ। अब बैलेंस शीट हमने क्या वादा किया था? ये वादा किया था 9 की बनाएंगे और 10 की बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। बैलेंस शीट की कॉस्ट जाएगी बैलेंस शीट में और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं जा सकता ना, क्लोज हो जाता है। अब मैं आपसे मांग रहा हूं बैलेंस शीट कब की? 2009 की। आप कॉस्ट लेके जाएंगे 2,72,000 और एक्यूमुलेटेड लेके जाएंगे 2009 का। अगर मैं 11 की बैलेंस शीट मांगू तो कॉस्ट तो वही जाएगी 2,72,000, एक्यूमुलेटेड जाएगा 2011 का। तो 9 की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? फिर आप देखिए 9 की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, बहुत आसान चीज है ये। तो आप यहां पर आएंगे, यू आर मेकिंग बैलेंस शीट, पार्शियल बैलेंस शीट है ये, जैसे रिसिबल बनी थी। अकाउंट रिसिबल के अंदर भी तो हमने बनाई थी ना सलमान। पूरी बैलेंस शीट नहीं होती है, सलमान एंड कंपनी था। क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट पार्शियल। कब बना रहे हैं? एज ऑन December 31, 2009। करना क्या है? हेडिंग डालेंगे आप नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में आ जाएगा मशीन। और मशीन कितने की है? क्या कॉस्ट है? 2,72,000। ये हमने कंप्यूटेशन से उठाई है, या फिर शेड्यूल से उठा लो या अकाउंट से उठा लो। सवाल में यहां से नहीं उठा लेना भाई, खुदा के वास्ते। ये 3 लाख नहीं ले लेना उठा के। 3 लाख लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस थोड़ी आती है। टोटल कॉस्ट निकालते हैं, हर जगह टोटल कॉस्ट यूज होती है। अब इसमें से लेस करना है मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तो आपको पता है ना, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होता है यार। जब भी तो मैंने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था। तो अकाउंटिंग साइकिल ना पढ़ाया हो तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको यहाँ पे? अब बोलेंगे क्या लेस कर रही हैं? अब बताएं कितना लेस करूंगा एक्यूमुलेटेड? 2009 वाला। कहां से मिलेगा 2009 वाला? शेड्यूल में देख लो। शेड्यूल में 2009 का एक्यूमुलेटेड कितना है? 1,62,000। ये उठा के लेस कर देंगे। एक्यूमुलेटेड जाएगा बैलेंस शीट में, डेबिट एक्सपेंस लेके नहीं चले जाना। और यही 1,62,000 आपको यहां पर भी मिल सकता है। 2009 का चाहिए ना, 2009 का यहां से नहीं उठाना, शुरू से ये उठाएंगे आप 1,62,000, या यहां से उठा लें 10 वाला जनवरी का, तो 1,62,000 इधर लेस हो जाएगा। माइनस 1,62,000 लेस करो। ये आ गया हमारे पास बुक वैल्यू। इसे क्या कहते हैं? बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। आई हैव टोल्ड यू। ये 2009 की बैलेंस शीट बन गई। और किसकी बोली थी मैंने? 11 की बना लेते हैं। 11 की बनाना बहुत आसान है, कुछ भी मसला नहीं है। क्या लिख लेंगे? 11। सही है भाई। और यहाँ एक्यूमुलेटेड जो मैं लेस करूंगा ना, वो मैं 11 का करूंगा। 11 का एक्यूमुलेटेड क्या है? जाते हैं शेड्यूल में। शेड्यूल में 11 का एक्यूमुलेटेड क्या है बेटा? 2,70,000। लेस कर लो, ले आगे तो हमारी बुक वैल्यू आ गई 2,000। ये मैंने आपको कंप्लीट सवाल सॉल्व करवाया है। कंप्लीट मतलब डिस्पोजल नहीं है इसमें। तो अब आपको क्या करना है? योर वर्क। आपको ये करना है। 5वां सवाल। 5वें सवाल में मैंने आपके लिए आसानी के लिए ये की है कि इसमें कॉस्ट निकली हुई है। पढ़ो सवाल पढ़ो। जनवरी 1, 2007 को जावेद ब्रदर्स ने एक फर्नीचर खरीदा जिसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट 95,000 है। ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। कैसे निकलती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। और लाइफ है 4 साल और रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 10,000। हम लोग शेड्यूल में कौन सी कॉस्ट लेके जाते हैं? डेप्रिशिएबल कॉस्ट लेके जाते हैं भाई। शेड्यूल में टोटल कॉस्ट लेके जाते हैं ना यार। तो टोटल कॉस्ट तो दी भी नहीं है इन्होंने, प्लस करके निकाल लेंगे। 95,000 प्लस 10,000, 1,05,000 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट है। और इससे पहले में यही पूछा है नेट कॉस्ट निकालो।
जब मैं सवाल मैंने क्लास में ना ऐसी बगैर पढ़े दे दिया, बगैर पढ़े मतलब सर को समझाया नहीं, ऐसी दे दिया। बच्चे दूसरे दिन ऐसी सवाल लेके आ गए, बोले सर आपकी पहली रिक्वायर्ड ये है नेट कॉस्ट निकालो। नेट कॉस्ट निकालने के लिए लिस्ट प्राइस का है, सवाल बनाना आता नहीं आपको, लिस्ट प्राइस नहीं दी, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, कैश डिस्काउंट नहीं दिया, सेल टैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है इसमें, हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सही कह रहे थे भाई, यहाँ पे डाटा नहीं है, यहाँ पे दूसरे तरीके से निकालोगे ना, डेप्रिसिएबल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, जो एक्सपायर होगी और जो एक्सपायर नहीं होगी ऐड कर लो उसको, ऐसे निकलेगी। नेट कॉस्ट का अलग फॉर्मूला है, नेट कॉस्ट इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल कॉस्ट प्लस रेजिडुअल वैल्यू, 95,000 प्लस 10,000, ये तो हो गया। दूसरे में बोल रहा है डेप्रिसिएशन निकालो पूरी लाइफ का, कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसको कौन सा वाला रेट यूज करेंगे? रेट नहीं दिया हुआ है ना, 1/लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 वाला कर लेना, मैंने उस तरीके से किया हुआ है। पेपर में आया तो फिर दूसरे वाले फॉर्मूले से करना, उससे एक्यूरेट मिलेगी ना। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? परचेज की एंट्री बनाओ, डेप्शन की एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट 2009 की मांग रही है, या आज सॉल्व कर लेना, सही, आज या कल लाजमी सॉल्व कर लें इसको। तो हमने देखे 2 चीजें पढ़ ली। आपको याद है मैंने आपको जब डेप्रिसिएशन शुरू करवाया था तो आपको बताया था कि एसेट की लाइफ में ये 3 इवेंट होते हैं कंसिडरेबल, परचेज, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। हमने परचेज और डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, परचेज में भी काफी चीजें, डेप्रिसिएशन में मेथड हमने पढ़े 6। अब डिस्पोजल है। डिस्पोजल मतलब अगर इस एसेट को हम सेल कर दें, एक्सचेंज कर लें, रिटायर कर लें, डिस्कार्ड कर लें तो क्या होगा? तभी हम सेल पढ़ने जा रहे हैं आज। सेल होगी तो क्या होगा? आप खुद सोचे ना, एक एसेट आपने खरीदा 2015 में, 15 साल उसकी लाइफ है, और आज आप उसे सेल कर रहे हैं। आज क्या रेट है? 2025 Feb 8। अब 2015 जनवरी 1 को आपने उसे खरीदा था, अब सेल करते वक्त आप क्या करेंगे? आप पहले ही मालूम करेंगे कितने का यूज कर लिया आप। 2015 जनवरी 1 से लेकर आज तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एज्यूम करो ऐसे 2,50,000 का था और डेप्रिसिएशन आ गया 1,80,000, एज्यूम कर रहा हूं, कितनी वैल्यू बच गई? 2,50,000 का एसेट था, टोटल कॉस्ट 2,50,000 थी, 1,80,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 70,000 बुक वैल्यू बच गई, बुक वैल्यू आई। अब आप देखेंगे मार्केट में कितने का बिक रहा है। अगर ये 70 से ज़्यादा का बिक गया तो गेन हो जाएगा, 70 से कम का बिक गया तो लॉस हो जाएगा, और 70 का ही बिक गया तो ब्रेक इवन हो गया। लेकिन ये करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 2015 से लेकर आज तक का। यानी जिस दिन एसिड आप सेल कर रहे हो, आप ये नहीं बोलेंगे मैंने 2,50,000 का खरीदा था, 50,000 का बेच रहा हूं, 2 लाख का नुकसान हो गया। अबे तो बीच में इस्तेमाल भी तो किया तुमने, वो कहां गया? बात समझ में आ रही है? अगर आप ऐसा बोलेंगे आपने 2,50,000 का खरीदा, नॉर्मल लोग ऐसे करते हैं। आप अगर नॉर्मल किसी बंदे के पास जाएंगे जो अकाउंटिंग या बिजनेस की नॉलेज ना रखता हो, उसे पता ही ना हो कुछ, तो क्या बोलेगा? 2,50,000 का खरीदा था, 50 का बेचा है, 2 लाख कम मिले। लेकिन मैंने इस्तेमाल भी किया है, हाँ, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए हिसाब कैसे लगाएगा वो, कितने का इस्तेमाल किया, क्या वो डेप्रिसिएशन का शेड्यूल वेड्यूल तो बना रहा नहीं है वो। लेकिन आप लोग निकाल सकते हैं ये सारा काम। जब कोई एसिड खरीदे हैं तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ मालूम करवा लें। आपको मालूम है एजेंसीज काम करती हैं। इफ यू परचेज एनी एसिड, आप उसका जो है वो करवा लें एनालिसिस, वो आपको सब बता देगा कि इसकी लाइफ कितनी है, इस पर एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कितनी लगेगी, कितने साल बाद कितने का मार्केट में सेल हो जाएगा, सब बताते हैं। अभी आप कोई मकान परचेज करें या कोई और दूसरा फिक्स एसेट परचेज करें तो आप ये वैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने एसेट का भी काम कर सकते हैं। बाइक खरीदें, कार खरीदें, मकान खरीदें, तो आप करें। ज़मीन में नहीं होता, ज़मीन की वैल्यू सिर्फ प्रेडिक्ट होती है मार्केट में। जी बताएं, तो सेल हो, एक्सचेंज हो, रिटायरमेंट हो या डिस्कार्ड हो, सबसे पहला काम क्या होगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपने पूरा।
आगे फिर बुक वैल्यू निकाली जा सके, बिकॉज सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद कॉस्ट ऑफ द एसेट when you have used non current asset. तो सेलिंग प्राइस को कंपेयर किससे करेंगे? बुक वैल्यू से। और बुक वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके लिए मैंने एक सवाल आपके लिए तैयार किया। आइए, ओनली फॉर यू, यह क्लास में कहता हूं। क्या हो गया? ज्यादा बिरयानी खा ली बेटा तुमने कल। यह आ गया डिस्पोजल। डिस्पोजल में सेल पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेल आपको आ गया तो एक्सचेंज भी समझ में आ जाएगा, डिस्कार्ड, रिटायरमेंट, सब सेल समझ लो बस, और आसान है। चंदा एंटरप्राइजेज ने जनवरी 1, 2001 को मशीन खरीद ली, उससे में आ गई। कॉस्ट कितनी है उसकी? 2,50,000। इत्तेफाकन हमारे एग्जाम्पल वाली कॉस्ट आ गई। एंड ट्रेड इन वैल्यू 20,000। ट्रेड इन वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू है। अब देखिए, इस सवाल में आपको कॉस्ट निकालने के लिए मैंने नहीं दी। इस न्यूमेरिकल मेरा फोकस सिर्फ आपको सेल पढ़ाना है। ना आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ना कॉस्ट की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ना डेप्रिसिएशन की एंट्रीज मांगूंगा मैं आपसे, सिर्फ सेल पढ़ाना है। देखिए, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल तो आपको बनाना ही बनाना है ना। द एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी यूज फॉर 10 साल। 10 साल तक यूज हो सकता है। यानी 2001 में खरीदा है आपने, कब तक यूज हो सकता है? 11 तक। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। चलो, आपका पसंदीदा मेथड आ गया, अलाउंस मेथड रिकॉर्ड करने के लिए। अब बोल रहा है रिक्वायर्ड में 3 केसेस दे रहा है। 3 केसेस में क्या है? बोल रहा है अगर 2007 जनवरी 1 को बेच दूं तो क्या होगा, 2008 जून 30 को बेचूं तो क्या होगा, 2005 दिसंबर 28 को बेचूं तो क्या होगा। मतलब उसने 3 डिफरेंट केसेस दिए हैं। अब ये सवाल नहीं पूछना एक ही एसिड 3 मरतबा कैसे बिक गया। 3 मरतबा बिक नहीं रहा, 3 केसेस नहीं है। आप मुझे बताएं 2007 में कितने का बिका? 1,20,000। तो 2007 जनवरी 1 को आप बेच रहे हैं, तो जनवरी 2007 में तो इसका मतलब है हमने एसिड को यूज नहीं किया ना। 2007 जनवरी 1 को ही बेच दिया ना यार, तो 2007 में इसका मतलब एसिड यूज नहीं किया। तो पहले केस में आपको कब तक का डेप्रिसिएशन चाहिए होगा? 2006 दिसंबर 31 तक का। दूसरे केस में कब बेचे एसिड? 2008 जून 30। आपको 2008 जून 30 तक का डेप्रिसिएशन चाहिए। और तीसरे केस में 2005 दिसंबर 28, मतलब वही दिसंबर 31 ही हो गया। तो मैक्सिमम आपको कहां तक जाना है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए? 2008 जून 30। तो हम शेड्यूल बना लेंगे 2008 जून 30 तक का। अब जिस केस में जितना एक्यूमुलेटेड चाहिए होगा वो उठा लेंगे शेड्यूल में से। तो हम एक ही शेड्यूल बनाएं या तीनों केसेस के अलग अलग शेड्यूल बनाएं? अलग अलग बना के क्या फायदा है भाई? जो पहला शेड्यूल बनेगा 2008 जून 30 तक का, उसमें 2006 दिसंबर 31 का भी एक्यूमुलेटेड नजर आ रहा होगा, 2005 दिसंबर 31 का भी नजर आ रहा होगा। तो एक ही शेड्यूल में हमारी कहानी हो जाएगी। लेकिन जब हम गेन और लॉस निकालेंगे और एंट्रीज बनाएंगे उसके लिए अलग अलग करेंगे। लेकिन शेड्यूल तो एक में ही हो जाएगा ना। तो आइए पहले शेड्यूल बनाते हैं। व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल फॉर सेल, एक्सचेंज एक्सेट्रा, रिटायरमेंट, डिस्कार्ड, तो पहले आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है। अनटिल अनलेस वो आपको एक्यूमुलेटेड ना दे दे। अगर यहाँ लिखा हुआ होता 2007 जनवरी 1 को हमने सेल किया एसिड को 1,20,000 का और उस दिन एक्यूमुलेटेड ये था, अब नहीं बनाओगे शेड्यूल। दे दिया ना एक्यूमुलेटेड, लेकिन हमें तो नहीं दिया उन्होंने, हमारे साथ जुल्म हुआ। तो फिर अब जुल्म हुआ है तो कोई मसला नहीं है, सेव कर देते हैं इसको। ओके, सेल वाला हमारा फाइल का है भाई। Discard. This is our discard. Okay. अच्छा, मैंने इतना छोटा क्यों कर दिया? ताकि तुम लोगों को नजर नहीं आए, ताकि तुम लोग सीख सको ना, वरना पहले ही देख लोगे तो वो समझ में नहीं आती चीजें।
मैंने हटा दिया ना ये, मुझे तो अब आप देखें, अब चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। डिस्पोजल सेल पढ़ ले हम। सबसे पहले शेड्यूल बनेगा जी, कहाँ गया वो, ये रहा। 2001 जनवरी 1 को खरीदा है तो पहला डेप्रिसिएशन 2001 दिसंबर 31 को निकलेगा। तो आइए निकालते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कॉस्ट है, 2,50,000 रुपये कॉस्ट है। और पहला डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है 2001 में, 2001 में। तो दूसरा आएगा 2002 में। और हमें जाना है कहाँ तक, 2008 तक, वो भी जून 30। हम 2008 तक का बना देंगे। चले आए, स्ट्रेट लाइन है ना, आसान है बनाना। टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,50,000। इसका वैल्यू कितनी थी, 20,000। हाँ, इसका वैल्यू कितनी है, 20,000 है ना ट्रेड इन वैल्यू जी। मल्टीप्लाई 1/, लाइफ कितनी लाइफ है, 10 साल जी। कितना डेप्रिसिएशन आ गया, हाँ 23,000 आएगा, 23,000 सही आया। एक्यूमुलेटेड भी 23,000 और बुक वैल्यू टोटल में से लेस कर लेंगे एक्यूमुलेटेड। अब मुझे कोई ना टोके ना रोके, स्ट्रेट लाइन में सारे सेम आएंगे। यहाँ जो आएगा ना वो आएगा तो 23, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा कितने महीने में, 6 महीने में। ये तो पता है ना यार। ये देखें कैसा, एक्सेल पे आसान हो गया। ये ऐसे आप रख दें, सारे सब डिविजन सेम होंगे। इसका डेप्रिसिएशन 11,500 हो जाए, आधा। अब एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए इसमें इसको ऐड कर लेंगे और अगले एक्यूमुलेटेड डायरेक्ट आ जाएंगे। और बुक वैल्यू भी ये आ गई। आप कैलकुलेट करके देख लें, सही होंगे। जाहिर सी बात है, एक्सेल कर रहा है काम। अब हमें कौन सा एक्यूमुलेटेड चाहिए था, ऐसा होना चाहिए पेपर में, हाँ जी बताएं। हमें कौन कौन सा एक्यूमुलेटेड चाहिए, एक्यूमुलेटेड चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं। 2007 में पहली मतलब वो केस में बता रहे हैं 2007 जनवरी 1 को ऐसे बेचा है। तो इसके लिए हमें कौन सा एक्यूमुलेटेड चाहिए, 6 दिसंबर 31। तो आइए 6 दिसंबर 31 ये रहा। दिस इज द फर्स्ट अमाउंट, मैंने इसको बोल्ड कर दिया आपके लिए। दूसरे केस में 2008 जून 30, 2008 जून 30 का एक्यूमुलेटेड ये रहा, यही बोल्ड कर दिया हमने। उसके बाद तीसरे केस में 2005 दिसंबर 31, 2005 दिसंबर 31 ये रहा। दिसंबर 28 है। ये 3 एक्यूमुलेटेड हमें चाहिए थे, ये हमने निकाल ली। 7 जनवरी 1 को बेचा है ना हमने, तो 7 का तो डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे ना, सिर्फ 2006 में यूज हुआ है, इसका मतलब है। तो 6 दिसंबर 31 तक का लेंगे। अब हम पहला केस जो है उसमें अगर गेन या लॉस निकालें तो आप देखें पहले केस में मशीन कितने की सेल हुई है, 1,20,000, दिस इज द सेलिंग प्राइस। और पहला केस में कब पे सेल, 2007। तो 2006 में एसिड कितना का एक्सपायर हो गया था, 1,38,000 का। बुक वैल्यू कितनी थी, 1,12,000, यानी 1,12,000 का एसिड है वो, जो आपने कितने का बेचा, 1,20,000 में, 8,000 का गेन। दूसरे केस में 70,000 में सेल हुआ है और 2008 जून 30। तो 2008 जून 30 को एसिड की बुक वैल्यू क्या है, 77,500। सेल कितने का किया है, 70,000 का, तो 7,500 का नुकसान हो गया। तीसरे केस में एसिड कब सेल हुआ है, दिसंबर 28, 2005, 1,35,000 में सेल कर रहे हो। तो 2005 में देखो एसिड की बुक वैल्यू क्या है, 1,35,000 है, 1,35,000 में सेल हो गया, ब्रेक इवन हो गया। ये तो मैंने ओरल बताया आपको, ऐसे थोड़ी करना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बोलते रहे ये हो जाएगा ये हो जाएगा। आपको लिख के बता रहे हैं ना, तो कैसे मन का कंप्यूटेशन बनाना पड़ेगा। कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट इज दिस, मशीन है, मशीन पर क्या हो रहा है, आपको गेन और लॉस उसे कंप्यूट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, शुरू से करेंगे काम। कॉस्ट ऑफ मशीन लिखेंगे, हालांकि हम पहले कॉस्ट ऑफ मशीन लिख लें। कितनी कॉस्ट ऑफ मशीन, 2,50,000। इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड, ताकि बुक वैल्यू निकल सके। उसे सब दिखाएंगे ना, कंप्यूटेशन पूरा बना लेना, फायदा है इससे। कितना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कब का है भाई,
2006 दिसंबर 31, 6 दिसंबर 31 का एक्यूमुलेटेड क्या है? हाँ, 1,38,000 है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 दिसंबर 31। तो आप 1,38,000 यहां से लेस करेंगे। भाई जो मैंने 2007 जनवरी 1 डेट डाली है ना, जानबूझ के डाली, वरना ये आप गलती कर सकते पेपर में। मैं यहां चाहता था दिसंबर 31 2006 लिख सकता था। आपको समझ होनी चाहिए ना कि जनवरी में तो यूज ही नहीं हुआ वो। अब आप बुक वैल्यू निकाल लेंगे। ये बुक वैल्यू जो हमने निकाली है, क्या ये शेड्यूल में नजर आ रही है? हाँ, तो आप चाहें तो शेड्यूल से डायरेक्ट बुक वैल्यू उठा के बुक वैल्यू से ही कंप्यूटेशन बना लेते, क्योंकि बुक वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे किससे? सेलिंग प्राइस से। और सेलिंग प्राइस क्या है? 1,20,000 का बिका है एसेट। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भाई 1,20,000। तो ज्यादा का बिक गया ना एसेट, तो 1,20,000 में से माइनस करेंगे 1,12,000, तो गेन हो गया आपको। दिस इज गेन ऑन सेल। अब अगर इस कंप्यूटेशन को मैं बुक वैल्यू से बनाता, ये बनाता सिर्फ बस, तो भी सही है। सही है ना? बुक वैल्यू हमारे पास शेड्यूल में मौजूद है, वहां से डायरेक्ट बुक वैल्यू उठा लेता मैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कीजिएगा, आप पूरा बनाइए। वजह, एंट्री बनाने में आसानी होती है। एक ही कंप्यूटेशन में सब नजर आ रहा होता है, वहीं से डायरेक्ट अमाउंट उठा के, भाई एंट्री नहीं बनाओगे, सेल कर दिया ऐसे तो ऐसे चला गया ना, कैश आ गया, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी एंट्री में बनती है, जर्नल एंट्री बनेगी इसकी। अब हमें बनाना है दूसरा कंप्यूटेशन। ऐसे कॉस्ट कितनी थी? 2,50,000। कब सेल कर रहे हो? 2008 जून 30। 2008 जून 30 एक्यूमुलेटेड कितना है? 1,72,500। तो आप जाएंगे और यहां पे लिखेंगे 1,72,500। तो बुक वैल्यू क्या आ गई? 77,500। और सेलिंग प्राइस क्या है? 70,000। यहां लिख देंगे 70,000। तो 77,500 वाली चीज, 77,500 वाली चीज 70,000 में सेल हुई, तो लॉस हो गया आपको। लॉस ब्रैकेट में आ गया, लॉस ऑन सेल, इस पे लॉस हो गया। अब तीसरा, तीसरे में भी देखें, तीसरे में भी देखें क्या है? कॉस्ट वही है, एक्यूमुलेटेड चेंज होगा। अब कब सेल कर रहे हैं? दिसंबर 31। गलत किया ना मैंने? सही है, दिसंबर 28 2005। 2005 ये रहा, 1,15,000 एक्यूमुलेटेड है। आप क्या करेंगे? 1,15,000 एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे, बुक वैल्यू आ गई कितनी? 1,35,000। और सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,35,000। तो 1,35,000 यहां से माइनस कर देंगे। कंपेयर किया तो क्या आ गया? 0। इसे क्या कहेंगे? ब्रेक इवन। तीनों कंप्यूटेशन एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं। करना क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, बुक वैल्यू आ गई, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस, सेलिंग प्राइस बराबर है तो ब्रेक इवन। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बहुत आसान काम है। जो चला गया, जो मर जाता है उसे दफना देते। हाँ, मर जाता है उसे दफना देते हैं ना भाई, ये दफनाना अच्छी बात है। तो मशीन चली गई आपके पास से, मशीन चली गई, उसका अकाउंट लेके बैठे हुए आप हैं। मशीन के कितने अकाउंट होते हैं हमारे पास? अरे एक, मशीन का एक होता है, लेकिन उसका एक और अकाउंट भी तो होता है एक्यूमुलेटेड वाला। तो मशीन के आगे बाद कितने अकाउंट होते हैं? 2। मशीन का अपना अकाउंट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो क्लोज हो जाता है ना। जो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं मशीन के, वो 2 हैं, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये ओपन रहते हैं। इन अकाउंट्स को क्लोज करना है आप। क्यों? क्योंकि मशीन चली गई है। मशीन के अपने अकाउंट में कहां पर बैलेंस होता है? डेबिट में। तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे? तो मशीन क्रेडिट होगी, क्लोज हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहां पर होता है? तो क्लोज करोगे तो उसे डेबिट कर दोगे। ये 2 अकाउंट क्लोज होंगे। इसके बाद कैश आएगा तो कैश को बढ़ाओगे, डेबिट करोगे। कैश आएगा सेलिंग प्राइस से, कैश को बढ़ा के डेबिट कर दोगे।
गेन और लॉस, गेन रेवेन्यू है, बढ़ के क्रेडिट होगी, रिकॉर्ड करेंगे गेन को, रिकॉर्ड करने के लिए बढ़ा के डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सब, और लॉस होगा तो लॉस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे, गेन को बढ़ा के क्रेडिट कर देंगे, लॉस को बढ़ा के, गेन को बढ़ा के क्रेडिट कर देंगे, लॉस को बढ़ा के डेबिट कर देंगे। एक मिनट, जी तो ये मैंने आपके लिए सब लिखा हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, एंट्री लिखी हुई है, ये कैश को इंक्रीज करके डेबिट कर दो सेलिंग प्राइस से, ये हक और सच लिखा हुआ है। दूसरी चीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्लोज कर दो डेबिट करके, लेकिन कितना अमाउंट से, जो उसका बैलेंस हो, जो उस दिन का बैलेंस हो। लॉस को डेबिट करके रिकॉर्ड कर लो, सेल गेन को क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लो, और जो मशीन का अपना अकाउंट है उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो, लेकिन कितना अमाउंट से, टोटल कॉस्ट, बुक वैल्यू से क्लोज नहीं कर देना उठा के, उसके अकाउंट में टोटल कॉस्ट होती है, बुक वैल्यू थोड़ी होती है। तो ये एंट्री बनी हुई है असल में, अब इससे एंट्री बनाएंगे, ये एंट्री बनाने का आइडिया है, सही है। तो आप आइए एंट्री बनवाइए, ये रहा चंदा एंटरप्राइजेस का जर्नल, जिसमें हम केस नंबर 1 की एंट्री बना रहे हैं। जी बेटा, केस नंबर 1 में एसिड कब सेल हुआ है, 2007 जैन 1, अब एंट्री बनाएंगे 2007 जैन 1 को, क्या एंट्री बनाएंगे, अभी मैंने बताया कैश डेबिट करेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 1,20,000। अच्छा, ये आपको डायरेक्ट कंप्यूटेशन से मिल जाएगा सारा डाटा, सेलिंग प्राइस कितनी है 1,20,000। दूसरी चीज क्या करनी है, एक्यूमुलेटेड डेबिट करना है, क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट में होता है वो, एक्यूमुलेट कितना है 1,38,000। ये देखिए पूरा कंप्यूटेशन बनाने का ये फायदा है, सब नजर आ रहा हो। कैश डेबिट करूंगा मैं कितना 1,20,000, और ये कैश 1,20,000 रुपये आया है, और इस दिन इस एसिड का एक्यूमुलेटेड कितना था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन कितना था भाई, 1,38,000। इसको डेबिट करके क्लोज कर दो, क्योंकि ये इतने से ही मौजूद है। अच्छा, गेन हुआ था लॉस हुआ था, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, गेन हुआ, लॉस हुआ है तो डेबिट कर दो, गेन हुआ है तो क्रेडिट कर दो। लॉस थोड़ी हुआ था केस नंबर 1 में, गेन हुआ था। आप देखिए कितना गेन हुआ है 8,000, तो गेन रेवेन्यू बढ़ा के क्रेडिट कर देंगे। यहां पर क्या होगा, गेन क्रेडिट, गेन ऑन सेल या गेन ऑन डिस्पोजल, कितना गेन था 8,000। और क्या है, एसिड को क्लोज कर दो क्रेडिट करके, एसिड कितने का है 2,50,000, ये रहा कॉस्ट, कॉस्ट से क्रेडिट होता है एसिड। सारी चीजें तो एंट्री में आ रही है ना, वो कंप्यूटेशन में मौजूद है। 2,50,000 से मशीन क्रेडिट कर देंगे, हमेशा ऐसी बनेगी डिस्पोजल की एंट्री सेल की, कितने से 2,50,000 से। एंट्री बनाने के बाद डेबिट और क्रेडिट को ऐड करके देखोगे, अगर डेबिट क्रेडिट बराबर है तो आपकी एंट्री सही होगी। रिकॉर्ड गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, देखें बराबर है। अब हम बनाएंगे केस नंबर 2 की एंट्री। 2 में क्या हुआ था, कब एसिड सेल किया था, 2008 जून 30। आप क्या लिखेंगे 2008 जून 30 जी। दोबारा वही कैश डेबिट करेंगे सेलिंग प्राइस से। केस नंबर 2 में हमारे पास कितना कैश आया है, हाँ बता दो, रिया सेलिंग प्राइस से कैश डेबिट होगा यार, हाँ। केस नंबर 2 बना रहे हैं बेटा, कितना कैश आया है 70,000। सेलिंग प्राइस नजर नहीं आ रही आपको, रवाज वाली बकरे की बिरयानी खा के तो नहीं आए आप लोग, नशे में आ गए। सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा केस नंबर 2 में 70,000, उतना ही तो कैश आएगा, कैश आएगा तो डेबिट होगा, कैश डेबिट 70,000। इसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट के अकाउंट को डेबिट करके क्लोज करना है। कितना एक्यूमुलेटेड है, हाँ 1,70,500, तो आप एक्यूमुलेट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे। एक्यूमुलेटेड मशीन डेबिट हो जाएगा
1,72,500 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है लॉस हुआ है तो लॉस को डेबिट, गेन हुआ है तो गेन को क्रेडिट। लॉस हुआ है ना, लॉस कितना हुआ है 7,500, तो लॉस एक्सपेंस की जैसा होता है, बढ़ा के डेबिट कर दो। लॉस ऑन सेल 7,500 से डेबिट। और आखिरी चीज है मशीन को क्रेडिट कर दो। और मशीन कितने से क्रेडिट होगा 2,50,000 से, मशीन क्रेडिट कर दें। ये लाजमी आपको सही तरीके से आनी चाहिए। डिस्पोज एक्सचेंज रिटायरमेंट इसी से पढ़ेंगे हम, इसी अंडरस्टैंडिंग की मदद से। नरेशन टू रिकॉर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां गेन की जगह पे लॉस आ जाएगा। हो गया। तीसरा केस, कब एसिड सेल किया है 2005 दिसंबर 28। हाँ सही, तो हम यहां लिखेंगे केस नंबर 3 क्या रेट आएगी 2005 दिसंबर 28। कैश डेबिट होगा सेलिंग प्राइस से। कितना भाई सेलिंग प्राइस क्या है यार 1,35,000। एक्यूमुलेटेड क्या है 1,15,000। अब सेलिंग प्राइस से 1,35,000 से कैश को डेबिट कर दें और एक्यूमुलेटेड डेबिट कर दें कितने से 1,15,000 से। और गेन और लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो भाई मशीन डायरेक्ट क्रेडिट होगी क्लोज। तो ये जो एंट्री बनाई है ना हमने मशीन क्रेडिट कितने से 2,50,000 से। डेबिट कहीं राइट करके देख लिया करो, बराबर होनी चाहिए। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मशीन, बस ये लिखेंगे। अब आप देखें ये एंट्री फिक्स है, हमेशा कैश डेबिट होगा। ऑफकोर्स जब सेल करोगे तो कैश आएगा सेलिंग प्राइस से। हमेशा एक्यूमुलेट डेबिट होगा क्योंकि एसिड सेल हो रहा है तो एक्यूमुलेट का अकाउंट क्लोज करना होगा। गेन और लॉस को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना डेबिट क्रेडिट करके, और एसिड की मशीन की कॉस्ट क्रेडिट करेंगे। अभी ये याद क्या रखना है आपको, एसिड क्रेडिट हमेशा कॉस्ट के अमाउंट से होता है, कैश हमेशा सेलिंग प्राइस से आएगा। एक्यूमुलेटेड जो डेबिट करोगे ना ये उस दिन तक का सारा एक्यूमुलेटेड डेबिट होगा। हाँ, और गेन या लॉस कंप्यूटेशन से उठाओगे। ये मैंने सब यहाँ पे पूरा लिखा है, ये बात पूरी लिखी हुई। देखो ना, कैश को इंक्रीज करके डेबिट करो, सब बता दिया। कैश आएगा ना, इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, किससे सेलिंग प्राइस। एक्यूमुलेट के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। खत्म करने के लिए डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रेडिट में है। कितने से करना है बैलेंस अमाउंट से। बैलेंस अमाउंट मतलब उस दिन तक का सारा। नफीस इंग्लिश में लिखा भाई। बाकी देखिए ना, लॉस और गेन को हम क्लोज थोड़ी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं भाई ये फर्स्ट टाइम। और एसिड को क्लोज कर रहे हो, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट में होता है। तो कितने अमाउंट से करना है, कॉस्ट वाले, टोटल कॉस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।